हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं अपनी जो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम लगने वाली है उसका 120 नंबर का मैटर आता है हमारी सब्जेक्ट का। ठीक है, और बाकी का जो वो आता है वो कॉमन सब्जेक्ट होती है, सबके लिए है वो। तो उस 120 नंबर की जो सब्जेक्ट है अपनी, उसमें एक साइंस का पोर्शन भी आता है, वो 60 नंबर का आता है। उसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये अपना स्कोरिंग जो अपनी सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग एक पॉइंट होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि इसमें हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं बजाय कॉमन सब्जेक्ट के, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट हमने कभी नहीं पढ़े एक साइकोलॉजी को छोड़ के। तो उस चीज़ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है पहली बात तो, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपके जितने भी सारे डाउट हैं ना वो सब क्लियर होने वाले हैं। मैं आपको इसमें एक एक पॉइंट बताऊंगा कि आपको एक एक जो टॉपिक दिया हुआ है हमारा सिलेबस में, उसमें क्या क्या पढ़ना है। उस टॉपिक है उसमें कौन कौन से अंदर के टॉपिक दिए हुए हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे कोशिका में क्या क्या पढ़ना है, कोशिका विभाजन और कोशिका की जो स्ट्रक्चर है वो कोशिकांग वगैरह, इस टाइप के मैं आपको पूरा का पूरा एक पूरा सिनेरियो बता दूंगा इसका कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यह आपकी बात है या बाद की बात है कि आपको किस में से पढ़ना है, वो स्टैंडर्ड बुक में से, कोचिंग नोट्स में से, एनसीईआरटी में से, वो एक अलग बात है। मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा आज। मैं आज आपसे जो आज की चर्चा करूँगा, मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूँगा जिसमें थोड़ा सा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सवाल थे। तो आप लोग काफ़ी समझदार हो, आप अपना डिसीजन खुद ले लेते हो किताब वगैरह के बारे में, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बेकार है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का पोर्शन बता देता हूँ। पहले बायोलॉजी के पोर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे और थोड़ा वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ एक टॉपिक पर ही चर्चा करूँगा, ज़्यादा बड़ी चर्चा नहीं करने वाला। उसके लिए मैं पर्टिकुलर एक दूसरी वीडियो बना दूँगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले हम अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के जो टॉपिक दिए हुए हैं हमको, उसमें एक आता है सबसे पहले कोशिका एवं संरचना, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। मैं इसकी ये जो बता रहा हूँ ना आपको, ये मैंने खुद ने एनालिसिस किया है, ये बनाई है एक। तो मैं इसकी आपको एक पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल है अपना, उसकी लिंक मैं ये जो अपनी कमेंट बॉक्स है इसमें पिन कर दूँगा। अगर वहाँ से भी नहीं मिला आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वो पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कहीं से भी नहीं करो तो मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो आप। जैसे अपना कोशिका वाला टॉपिक है, तो उसमें कोशिका में क्या क्या पढ़ना है हमको, देखिए सबसे पहले तो पढ़नी है कि उत्पत्ति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल। तो ये सेल है जो दो प्रकार की होती है, जैसे कि एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो उस टाइप से आपको ये पढ़नी है इसमें। दूसरा इसमें कोशिकांग पढ़ने, जितने भी कोशिका के अंदर कोशिकांग आते हैं वो सारे के सारे इसमें आपको पढ़ने हैं। तीसरा आता है, कोशिकांग में ही आता है वैसे, लेकिन एक अलग से हेडिंग बनी हुई है इसकी, गुणसूत्र। ये हमको पढ़ना है क्योंकि कभी कभार इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये वाला पढ़ना है। दूसरा इसका आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में आता है अपना अर्धसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन। तो ये हमको कोशिका के अंदर पढ़ना है, यानी कि अपना एक टॉपिक जो क्लियर है वो इसके अंदर पढ़ना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस टॉपिक को आप कहाँ से क्लियर करो। वैसे अगर हमको इतना पता चल जाए ना कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है, क्या पढ़ना है, तो हम खुद पता चला, मतलब खुद अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं हम कि हमको गाइड से पढ़नी है या एनसीईआरटी बुक से पढ़नी है, कोचिंग नोट से पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, वो एक अलग मैटर है। दूसरा इसमें टॉपिक आता है ऊतक। ऊतक वाला टॉपिक है इसमें। ये पहले पादप ऊतक था, लेकिन अब जो सारा ऊतक पढ़ने हैं इसमें, जितने भी ऊतक हैं, चाहे वो जंतु ऊतक हो, चाहे ऊतक पादप ऊतक हो। तो ऊतक में आता है सबसे पहले सर हमारा पादप ऊतक और उनके प्रकार। पादप ऊतक में आ जाते हैं जैसे फर्स्ट नंबर पर विभज्योतक और स्थायी ऊतक। फिर स्थायी ऊतक के दो पार्ट होते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। सरल और जटिल, इन दोनों की एक हेडिंग भी दी हुई है हमारी जो ये सिलेबस है इसमें अलग से, तो वो इसके ही पार्ट हैं पादप ऊतक के, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा आता है इसमें जंतु ऊतक, यानी जंतु ऊतक जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार इसमें दिए हुए हैं, जैसे एपिथेलियम है, संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है और तंत्रिका ऊतक है। तो यहाँ से ये पढ़ना, ये हो गया ऊतक वाला मैटर क्लोज। ठीक है, फिर इसमें आता है साहब जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में काफ़ी सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि पोषण है, श्वसन है और वहन है, उत्सर्जन है, और इसमें हेडिंग भी दी हुई है सिलेबस में हमारे में। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पोषण में क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि जैव प्रक्रम है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो पढ़ना है पोषण। और पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है, ये दोनों प्रकार के पोषण पढ़ने। देन उसके बाद में मानव का पाचन तंत्र पढ़ना है। पाचन तंत्र इसमें से हटा नहीं है, इसी में, तो वो पाचन तंत्र पढ़ना है। आप कहीं छोड़ मत देना इनको,
फिर आता है हमारा सेकंड नंबर पे जो जैव प्रक्रम के अंदर ही आता है श्वसन वाला। श्वसन में हमको श्वसन तंत्र पढ़ना है, ठीक है। उसमें मानव वाला श्वसन तंत्र पढ़ लेना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये भी देख लेना वायवीय और अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, वायवीय कहाँ पे होता है, उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेना और बाद में आप इसको श्वसन तंत्र को पढ़ लेना। मानव के श्वसन तंत्र आता है, फेफड़े वगैरह वो, तो उसमें आपका हो जाएगा। फिर आता है वहन। वहन का मतलब परिसंचरण तंत्र, परिवहन। परिवहन के अंदर जो टॉपिक आते हैं वो बता दूं मैं आपको। एक तो रक्त पढ़ना है आपको, रक्त का संगठन वगैरह जो भी रक्त में है वो पढ़ना है, खोज किसने की, क्या है। फिर आता है हमारा हृदय, हार्ट, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेनी है, कैसे काम करता है ये पूरा, ठीक है। फिर हमारा जो परिसंचरण तंत्र, मतलब पूरा परिसंचरण तंत्र के अंदर ही आ जाता है हमारे रक्त और हृदय, ठीक है, तो वो एक ही बात है। लेकिन परिवहन में एक चीज़ और पढ़नी है आपको, पादपों में परिवहन कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में भी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। फिर हमारा जैव प्रक्रम के अंदर ही चौथा पोर्शन आता है उत्सर्जन वाला। उत्सर्जन वाले जो टॉपिक है उसमें पढ़ना है हमको मानव में उत्सर्जन, और हल्का सा पादप में भी उत्सर्जन देख के जाना है आपको, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपको जैव प्रक्रम के अंदर पढ़ने हैं। फिर आता है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में क्या आता है देखिए भाई साहब, जंतु तंत्रिका तंत्र आ जाएगा एक, तो इसमें एक प्रतिवर्ती क्रियाएँ आ जाएंगी, ठीक है। फिर मानव का मस्तिष्क हमको इसमें पढ़ना है। फिर इसमें नियंत्रण एवं समन्वय में ही हमको पढ़ना है पादपों में समन्वय, ठीक है। इसका एक थोड़ा सा एक अलग से हेडिंग बनी हुई है, पादपों में समन्वय, तो वो हमको पढ़ना है। फिर नियंत्रण एवं समन्वय में ही आता है जंतुओं में हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथ वगैरह ये आते हैं ना, इनमें हार्मोन वगैरह कौन कौन से निकलते हैं, ग्रंथि वगैरह हैं जो टोटल इसमें हमको नियंत्रण और समन्वय में कंप्लीट पढ़ के जाना है। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक इसी में, जीवों में जनन। जीवों में जनन और जनन में हार्मोन्स की भूमिका। तो अपन को पढ़ना है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन पढ़ना है हमको, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और मानव में लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं ना, विखंडन वगैरह, मुकुलन वगैरह, वो सारी की सारी विधियाँ पढ़नी है हमको। और अलैंगिक जनन में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है, और हमको जो मानव में लैंगिक जनन होता है वो पढ़ना है। देन उसके बाद में हल्का सा एक पोर्शन देख कर चले जाना आप, जनन स्वास्थ्य। जनन के बाद में स्वास्थ्य हैं, मतलब कुछ एक सावधानी रखनी पड़ती है हमको, वो सारी इसमें आपको पढ़ के जानी है अच्छी तरह से। फिर हमारा जो इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, और इसमें स्पेशल लिखा हुआ है संक्रामक रोग। मतलब कि संक्रामक रोग पढ़ने, हमको असंक्रामक रोग नहीं पढ़ने, और हमको सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग पढ़ने, हमको ये आनुवांशिक रोग नहीं पढ़ने, ठीक है। तो इसमें सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले में आते हैं जैसे वायरस जनित, कवक जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और कृमि जनित, ठीक है। ये 4-5 हमको इसमें टॉपिक आते हैं, तो ये सारे हमको कवर करके जाने हैं। मैं आपको हल्की सी एक एडवाइस दे दूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं दूंगा कि आपको ये कहाँ से पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, तो आप इन चीज़ों के बारे में सर्च नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कहाँ से कितना पढ़ना है और कितने लेवल तक पढ़ना है, यानी कि 12वीं तक क्या क्या पढ़ना है और अपन को 10वीं तक क्या क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इसकी जो एनसीईआरटी बुक में इसको एक एक टॉपिक को बता दूं कि ये टॉपिक हमारे कौन कौन से जो यूनिट हैं उनसे कवर होगा, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो अगली वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि हमारे एनसीईआरटी के कौन कौन से पार्ट लग रहे हैं हमारे सिलेबस से। तो आपको सिर्फ वो की वही पढ़ने, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो वो आपकी एक समस्या है, उसको आप खुद ही देखिए। ये हो गया सर हमारा सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग हो गया। फिर जैव रासायनिक चक्रण आता है। जैव रासायनिक चक्रण में क्या करना है हमको देखिए, इसमें होता है कि जीवन की श्वास वायु यानी कि जो ऑक्सीजन है हमारी, तो उसका चक्र पढ़ना है, यानी ऑक्सीजन चक्र पढ़ना है हमको, ठीक है। फिर हमारा आता है जलीय चक्र, तो यानी जलीय चक्र भी हमको कंप्लीट पढ़ना है। जैव रासायनिक चक्र छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है पूरा का पूरा, अगर देखोगे तो 2 पन्ने में हो जाएगा। फिर इसमें नाइट्रोजन चक्र पढ़ना है हमको और कार्बन चक्र पढ़ना है। अब कार्बन चक्र के 2 पार्ट हैं, सॉरी एक ही पार्ट है। उसमें कार्बन चक्र में हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम पढ़ते आ रहे हैं, रीट में भी पढ़ा था हमने, नाइट्रोजन चक्र भी रीट में पढ़ा था, ऑक्सीजन चक्र भी रीट में ही पढ़ा था, थोड़ा जलीय चक्र और देख लेना इसमें। ये जैव रासायनिक चक्रण है। फिर इसमें आता है सर अगली हेडिंग आती है इसमें प्रमुख अवयव, यानी भोजन के जो अवयव हैं वो पढ़ने हैं हमको। अब भोजन के अवयव में कौन कौन से आते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, वसा आता है, विटामिन आता है, खनिज लवण आता है।
तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन मोस्टली इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, इनकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो भी हमको पढ़ के जाने हैं। कमी से होने वाले रोग, अधिकता वगैरह पे ध्यान मत देना, वो कन्फ्यूजन के सौदा हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, विटामिन की कमी हो जाए, फलानी विटामिन की अगर कमी हो जाए उससे कौन सा रोग होगा, वसा से कौन सा रोग होता है, कार्बोहाइड्रेट कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। फिर लास्ट में हल्की सी एक हेडिंग देख लेना आप संतुलित आहार की, ठीक है। तो ये तो है बायोलॉजी का पोर्शन। बायोलॉजी के पोर्शन में ज़्यादातर जो डाउट है ना सबके, वो बायोलॉजी वाले पोर्शन में ही है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है। परमाणु और उसकी संरचना पढ़नी है तो वो पढ़नी है, उसमें क्या छोड़ सकते हैं बताओ, क्लियर उसमें हेडिंग दी हुई है। लेकिन थोड़ा डाउट बनता है तो इसमें बनता है जैव प्रक्रम दे दिया साहब, और पोषण दे दिया। पोषण में ये पता नहीं कि यार पाचन तंत्र पढ़ना है, क्या पढ़ना है, परिवहन दे दिया, परिवहन में क्या पढ़ना है, अब इसमें पादप परिवहन भी पढ़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ें एक समझने वाली हैं जो बायोलॉजी के इसमें पोर्शन में मैंने आपको बता दी। इसकी जो PDF है मैंने खुद ने बनाई है, इसकी मैं लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और NCERT में कौन कौन से हमारे टॉपिक लग रहे हैं उसके लिए मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा अब 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद। वो कब डालूंगा मैं, उसके लिए मेरे पास जब टाइम मिलेगा वो मैं डिसाइड कर लूँगा, डाल दूँगा आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वीडियो को आपको थोड़ा भी पसंद करते हैं, इस वीडियो को थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। आपके कोई और भी डाउट है तो कमेंट से क्या होगा, कोई भी जो भी आपके डाउट हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करके और नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे काफ़ी कमेंट ऐसी भी आ रही हैं, मैंने एक पोस्ट डाली थी तो उस पर कमेंट आई थी कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो भाई साहब कट ऑफ का कोई फिक्स नहीं है, अभी एग्ज़ाम तो लगने दो, एग्ज़ाम लगी नहीं है और आप बोल रहे हो कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये हवाबाजी वाली बातें मैं नहीं करता इसमें, ऑथेंटिक बातें जो है अपन के सामने जो होती हैं रियलिटी में, वो मैं आपको ऑटोमेटिक बता देता हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है कमेंटबाजी करने की, ठीक है। तो बहुत सारी एक चीज़ें हैं। वैसे काफ़ी अपनी जो वीडियो हैं उस पर हेटर्स भी काफ़ी मिलते हैं और प्यार करने भी वाले भी काफ़ी मिलते हैं, तो उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हेटर्स से मुझे कुछ सीखने के लिए अलग से मिलता है, अगर वो कुछ कमेंट करते हैं तो उससे थोड़ा सा मैं अपने आप में थोड़ा और भी चेंजेज करता हूँ, और जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए तो मेरे दिल में ऑलरेडी प्यार है ही। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जो भी हमारे डिस्कशन होंगे उनके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।